नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर भारत मौसम विज्ञान विभाग से संबंधित है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने दक्षिण एशिया के लिए आकस्मिक बाढ़ मार्गदर्शन सेवाओं यानी फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज एफएफजीएस को आरंभ किया है। एफएफजीएस केंद्र नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, जहां मौसम प्रतिरूपण और सदस्य देशों से प्राप्त वर्षा के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका में जीवन और संपत्ति की हानि को कम करने के लिए आवश्यक शमन उपायों को लागू करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। आकस्मिक बाढ़ कम अवधि और अत्यधिक आवेग वाली स्थानीय घटनाएं होती हैं। सामान्य तौर पर वर्षा और चरम आवेग वाली बाढ़ की घटना के बीच की अवधि 6 घंटे से भी कम होती है। इसकी प्रकृति आकस्मिक होती है, जिसकी वजह से ये अत्यधिक क्षति पहुंचाती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के अनुसार आकस्मिक बाढ़ की वजह से प्रतिवर्ष लगभग 5000 लोगों की मृत्यु होती है। ये विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों, जो अत्यधिक ऊंचाई वाली पर्वतीय भूमि पर नहीं है, उन क्षेत्रों में घटित होती है और जहां मूसलाधार वर्षा और गरज या बादल फटने की घटनाएं सामान्य होती हैं। इसके अन्य कारणों में नदी धाराओं के प्रतिकूल दिशा में स्थित जलाशयों से अचानक जल का निकास, भूस्खलन के कारण बांधों का टूटना आदि शामिल है। नदियों, नालों और निकास नालियों के साथ निचले क्षेत्रों में स्थित अधिवास स्थलों का नियमन और भूस्खलन तथा नदियों के प्रवाह में आने वाले अवरोधों की निगरानी आदि उपाय किए जा सकते हैं। अगली खबर श्रम से संबंधित है। भारत ने 35 वर्षों के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के शासी निकाय की अध्यक्षता प्राप्त की है। शासी निकाय ILO का शीर्ष कार्यकारी निकाय है। ये नीतियों, कार्यक्रमों, एजेंडे और बजट का निर्धारण करता है तथा महानिदेशक का चयन करता है। ILO की स्थापना वर्ष 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि के एक भाग के रूप में की गई थी और वर्ष 1946 में ये संयुक्त राष्ट्र का एक प्रथम विशिष्ट अभिकरण बन गया था। ILO संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र त्रिपक्षीय अभिकरण है जो श्रम मानकों, नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण करने के लिए सभी सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं एवं श्रमिकों को एक साझा मंच प्रदान करता है, ताकि सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सम्मानजनक कार्य को बढ़ावा दिया जा सके। आपको बता दें कि वर्तमान में ILO में 187 सदस्य शामिल हैं। भारत ILO का संस्थापक सदस्य है। आइए अब जानते हैं ILO के 3 मुख्य निकायों के बारे में। पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, जो श्रम मानकों और व्यापक नीतियों को निर्धारित करता है। अक्सर इसे श्रम की एक अंतर्राष्ट्रीय संसद भी कहा जाता है। ये सम्मेलन प्रमुख सामाजिक और श्रम से संबंधित प्रश्नों की परिचर्चा के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। दूसरा है शासी निकाय, जो ILO की अंतिम निर्णय लेने वाली कार्यकारी परिषद है। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय। ये ILO का एक स्थायी सचिवालय है और इसके शासी निकाय द्वारा इसका निरीक्षण किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि ILO कौन कौन सी रिपोर्ट्स प्रकाशित करता है। द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। ILO के शासी निकाय द्वारा 8 मौलिक अभिसमय कार्यान्वित किए गए हैं। ये सभी इस प्रकार हैं। संघ की स्वतंत्रता एवं सम्मेलन के आयोजन के अधिकार के संरक्षण के लिए अभिसमय 1948। भारत द्वारा अभी तक इसकी अभिपुष्टि नहीं की गई है। संगठित होने वाले सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार अभिसमय 1949। भारत द्वारा अभी तक इसकी भी अभिपुष्टि नहीं की गई है। बलात् श्रम पर अभिसमय 1930। बलात् श्रम के कानून पर अभिसमय 1957। न्यूनतम आयु पर अभिसमय 1973, बाल श्रम के विकृत स्वरूप पर अभिसमय 1999, समान पारिश्रमिक पर अभिसमय 1951, भेदभाव, रोजगार एवं व्यवसाय पर अभिसमय 1958। अगली खबर विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन में खुली सेवाओं के व्यापार पर बाध्यकारी समझौते का विरोध किया है। जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों और कोविड-19 के वैश्विक प्रभाव को संबोधित करने के प्रयास में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मैक्सिको आदि जैसे देश WTO के सदस्यों द्वारा अपने बाजारों को और उदार बनाते हुए पर्यावरण संबंधी सेवाओं के व्यापार को और अधिक किफायती बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि भारत ने जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस गेट्स के विकासशील देशों को प्रदत्त अंतर्निहित लोचशीलता के महत्व का संदर्भ देते हुए इसका विरोध किया है। इसके अंतर्गत विकासशील देशों को अपने सीमित क्षेत्र को खोलने, कुछ विशेष प्रकार के लेन देन को उदार बनाने और अपनी विकास स्थिति के अनुरूप बाजार पहुंच तक आगे विस्तार करने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है।
भारत ने इस तथ्य पर भी बल दिया है कि पेशेवरों की सुगम आवाजाही से संबंधित सेवा वार्ताओं के मोड 4 पर विस्तृत चर्चा प्रारंभ की जानी चाहिए। दरअसल गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड के उद्देश्यों के समान सेवाओं में व्यापार को शामिल करने वाला प्रथम बहुपक्षीय समझौता है। अगली खबर पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित है। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का सतत प्रसंस्करण, अपशिष्ट से धन। जनसंख्या वृद्धि और तीव्र शहरीकरण की वजह से सतत अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता को अधिक बल मिला है। वर्ष 2030 तक अपशिष्ट की मात्रा का वर्तमान 62 मिलियन टन से बढ़कर लगभग 150 मिलियन टन होने की संभावना है। अपशिष्ट से धन यानी वेस्ट टू वेल्थ से तात्पर्य है अपशिष्ट को एक उत्पाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया से। इस उत्पाद को प्राथमिक उपयोग में लाया जा सकता है और इसे धन सृजन की प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। वेस्ट टू वेल्थ के लिए कई प्रौद्योगिकियां हैं, जैसे प्लाज्मा आर्क गैसीकरण प्रक्रिया। इसमें प्लाज्मा रिएक्टर के भीतर उच्च तापमान वाले प्लाज्मा आर्क को उत्पन्न करने के लिए विद्युत का प्रयोग किया जाता है, जिससे अपशिष्ट सिन गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैव गैसीकरण, इसमें अपशिष्ट के जैव निम्नीकरण घटक को अवायवीय वातावरण में विघटित किया जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान बायोगैस निर्मुक्त होती है। बायोमास अपशिष्ट जैसे सूखी पत्तियां, मृत शाखाएं, सूखी घास आदि का पहले उपयुक्त आकार के अनुसार निपटान किया जाता है। इसके बाद बायोगैस डाइजेस्टर की गारा में मिश्रित कर दिया जाता है। ये मिश्रण ब्रिकेट निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसे खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ताप अपघटन यानी पायरोलिसिस, बहुलकीय यानी पॉलीमर अपशिष्ट को उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में और अवायवीय वातावरण में 400 से 600 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। संघनन की अवस्था पर बहुलक अपशिष्ट से प्राप्त वाष्पशील पदार्थ पायरोलिसिस तेल के उत्पादन में सहायता करता है। अगली खबर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ऑक्सफेम द्वारा प्रकाशित क्लाइमेट फाइनेंस शैडो रिपोर्ट 2020। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। देशों को जलवायु संकट के प्रभावों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए केवल 1/4 निधियन का ही व्यय किया गया है, जबकि उत्सर्जन न्यूनीकरण या जलवायु शमन के लिए 66% खर्च किया गया है। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को साकार करने के लिए अनुकूलन के लिए वित्त पोषण में महत्वपूर्ण विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। स्थानीय समुदायों के साथ साझेदारी में स्थानीय स्तर पर बहुत सीमित मात्रा में जलवायु वित्त पोषण के तहत प्राप्त धन उपयोग किया गया है। रिपोर्ट में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे जलवायु वित्त पोषण के लिए कुछ जीवाश्म ईंधन सब्सिडीज का पुनर्निर्देशन किया जाना चाहिए। सभी दाताओं के लिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के तहत लेखा मानक सुनिश्चित करने चाहिए। जलवायु वित्त से तात्पर्य, जलवायु वित्त से तात्पर्य स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली वित्त पोषण व्यवस्था से है, जिसे वित्त पोषण के सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, ताकि शमन एवं अनुकूलन कार्यों का समर्थन करके जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते में अधिक वित्तीय संसाधनों वाले पक्षकारों से कम संपन्न और अधिक सुभेद्य पक्षकारों के लिए वित्तीय सहायता का आह्वान किया गया है। आइए अब जानते हैं कुछ वैश्विक हरित वित्त पोषण तंत्र। UNFCCC के तहत अनुकूलन कोष एडेप्टेशन फंड, इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति अधिक सुभेद्य विकासशील देशों जो क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार हैं, उनमें ठोस अनुकूलन परियोजनाओं और कार्यक्रमों का वित्त पोषण करना। UNFCCC के तहत ग्रीन क्लाइमेट फंड को वर्ष 2009 में विकसित देशों द्वारा 2020 तक प्रति वर्ष $100 बिलियन धनराशि जुटाने की प्रतिबद्धता के साथ स्थापित किया गया था। इस निधि का लक्ष्य विकासशील देशों को अपने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती करने और जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों से निपटने में सक्षम होने में सहायता प्रदान करना है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF ट्रस्ट फंड की स्थापना वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन से तत्काल पहले की गई थी, ताकि हमारे ग्रह की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में सहायता प्राप्त हो सके। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखा है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1989 में धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए नीतियों को विकसित करने के लिए की गई थी। FATF 2 प्रकार की सूचियां जारी करता है। एक है ब्लैक लिस्ट, इसके तहत ऐसे देशों को सूचीबद्ध किया जाता है जो आतंकी वित्त पोषण और धन शोधन गतिविधियों को सहयोग प्रदान करते हैं, और दूसरी
है ग्रे लिस्ट। इसके तहत ऐसे देशों को शामिल किया जाता है जिन्हें आतंकी वित्त पोषण और धन शोधन के लिए सुरक्षित स्थल माना जाता है। ये समावेशन संबंधित देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि उसे ब्लैक लिस्ट में सूचीबद्ध किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY मंडी हिमाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को निर्धनता में कमी करने की रणनीति के एक भाग के रूप में संपर्क विहीन बस्तियों तक सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ साथ राज्य सरकारें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। वित्त पोषण प्रतिरूप की बात करें तो वित्त सहभाजन केंद्र एवं उत्तर पूर्वी व हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 का है। वहीं शेष राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के बीच 60 और 40 के अनुपात में निर्धारित किया गया है। ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के लिए पिछले वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को प्रस्तावित किया गया था। हिम तेंदुआ अधिवास स्थान संरक्षण। भारत द्वारा हिम तेंदुए के पर्यावास संरक्षण के लिए 3 बड़े भूखंडों की पहचान की गई है, जिनमें शामिल हैं लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हेमिस स्पीति, नंदा देवी गंगोत्री उत्तराखंड में और कंचनजंगा तवांग सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए प्रारंभ की गई पहलों में शामिल है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, जो कि वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया था। भारत ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम GSLAP पहल का एक पक्षकार देश है। भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का अनुमान लगाने के लिए स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया पहल आरंभ की गई। इसे वर्ष 2019 में आरंभ किया गया था। थार रेगिस्तान में विलुप्त नदी। शोधकर्ताओं ने लगभग 172,000 वर्ष पूर्व बीकानेर के निकट थार रेगिस्तान के बीच से होकर प्रवाहित होने वाली एक विलुप्त नदी के प्रमाण प्राप्त किए हैं। थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, आंशिक रूप से राजस्थान राज्य में स्थित है और आंशिक रूप से पूर्वी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में स्थित है। इसने संभवतः पुरापाषाण कालीन आबादी के लिए एक जीवन रेखा और प्रवास के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में कार्य किया होगा। इसका समय लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व है। बुमला में युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। बुमला दर्रा तिब्बत के कोना काउंटी और भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के बीच का एक सीमावर्ती दर्रा है। वर्तमान में ये दर्रा तवांग और तिब्बत के बीच एक व्यापार बिंदु के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।